Hello friends, today we are going to learn about ecosystem, thermodynamics in biology part 5 के बारे में। फ्रेंड्स, ये 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के टॉपिक में जिक्र आया है कि थर्मोडायनेमिक्स का 2 लॉ के बारे में, तो इसलिए ये वीडियो बनाया है बायोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो एनसीईआरटी में ये थर्मोडायनेमिक्स के एनर्जी के लॉ है और ये नीट के लिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बिलोंग करता है। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। साथियों, आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में ही थर्मोडायनेमिक्स का 2 लॉज का जिक्र आया है, इसलिए यहाँ पर ये आपके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। देखिए कि साथियों, थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स रेफर्स करता है टू द स्टडी ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स की जाती है। और सिर्फ एनर्जी की स्टडी नहीं की जाती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो भी होती है इन्वॉल्विंग फिजिकल मैटर, तो उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर इन्वॉल्विंग फिजिकल मैटर। यहाँ पर देखिए कि थर्मो यानी कि हीट होती है, एनर्जी होती है, डायनेमिक्स यानी कि पावर होती है। तो थर्मो यानी कि हीट और डायनेमिक्स यानी कि मोशन भी कहते हैं, उसे पावर भी कहते हैं। साथियों, टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? स्टडी ऑफ एनर्जी, तो इन एनर्जी के 2 मेन टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा टाइप होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोशन एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की जब चर्चा करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो साथियों, आगे बात करते हैं कि व्हाट थिंग्स स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी चीजों का स्टडी करते हैं? तो देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स में स्टोरेज ऑफ एनर्जी का स्टडी करते हैं, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का स्टडी करते हैं, और आखिरी है डिसिपेशन यानी कि एनर्जी कैसी रिलीज होती है, इसका स्टडी करते हैं। साथियों, ऑल अबाउट थिंग, जो भी स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, डिसिपेशन, ये थिंग्स डील्स करती है थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसकी ही चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं आप। देखिए कि दोस्तों, बायोलॉजी में या लाइफ साइंस में थर्मोडायनेमिक्स टेल्स कैसे आपको ये टेल्स करता है कि अबाउट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स लॉ? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड को एक्सचेंज भी कहते हैं, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो बायोलॉजी में इसका कैसे जिक्र आता है, आप यहां से समझेंगे कि सनलाइट एनर्जी के फोटोन कैप्चर करते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स। और ये लीव्स में आप जानते हैं कि ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन से होते हैं? यंग स्टेम और लीव्स होते हैं। लीव्स के अंदर हर एक सेल में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट ट्रैप करता है सनलाइट एनर्जी को, और ये इससे खाना बनाता है। और उसी दौरान इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो एब्जॉर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर करता है थ्रू द स्टोमाटा ऑफ लीव्स के लोअर साइड को स्टोमाटा होते हैं, और स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, और इस इनऑर्गेनिक कंटेंट से ऑर्गेनिक कंटेंट बनता है स्टार्च। तो स्टार्च स्टोर्ड फूड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। साथियों, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टार्च, ये फूड या ग्लूकोज, ये फूड होता है कि अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या होता है? स्टोर होता है। और लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। ये फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं साथियों। आगे इसकी बात करते हैं तो कन्वर्शन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स कौन से होते हैं? तो पहले कन्वर्शन लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी कहे या रेडिएंट एनर्जी कहेंगे, इनका कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो आपने स्टार्च प्रोड्यूस किया है यहाँ पर, या ग्लूकोज प्रोड्यूस किया है। दूसरा कन्वर्शन का टाइप जब बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी, जो भी प्रोड्यूसर में या प्लांट्स में, अलगी में प्रोड्यूस हुई है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो बनी है कार्बोहाइड्रेट्स कहे या स्टार्च कहे, या क्या उसे कार्बोहाइड्रेट कहे या स्टार्च कहे, तो ये केमिकल एनर्जी होती है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से बनी है। और ये केमिकल एनर्जी, ये ग्लूकोज कहेंगे या स्टार्च कहेंगे, इसका ब्रेकडाउन होगा। ये केमिकल एनर्जी कन्वर्शन होता है, केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, तो उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। साथियों, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स करते हैं और ग्रीन algae करते हैं, लेकिन बात आती है कि ये प्रोड्यूसर्स, प्लांट प्रोडक्शन जो भी होता है स्टार्च का, तो उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। और ये केमिकल एनर्जी
प्लांट भी यूज करते हैं और एनिमल्स भी यूज करते हैं। प्लांट कैसे यूज करते हैं? प्लांट के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है या रेस्पिरेशन करना पड़ता है। और ये किस लिए रेस्पिरेशन करना पड़ता है? मेटाबॉलिज्म के लिए। और ये मेटाबॉलिज्म की जब बात आती है तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म के सब प्रोसेस है। तो देखिए कि ये कैटाबॉलिज्म में प्लांट की ग्रोथ होगी, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, लीव्स आएंगे, और इससे ये एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी। ये क्या होती है? केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है रेस्पिरेशन के द्वारा। कई एनर्जी यूटिलाइज होती है प्लांट्स में। और जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों एनिमल्स की, तो एनिमल्स जब प्रोड्यूसर पर डिपेंड होता है, प्लांट्स पर डिपेंड होता है, फूड उनका प्लांट सोर्स होता है, और ये फूड जब इनटेक होता है तो फूड का ब्रेकडाउन एनिमल के सेल्स में क्या होता है कि ये ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। आप सेल टॉपिक में जानेंगे, बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक में जानेंगे कि ये ब्रेकडाउन जब होता है ग्लूकोज का या स्टार्च का, तो क्या होता है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ये ब्रेकडाउन होके साइटोप्लाज्म के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल ये फॉर्मेशन होते हैं। यानी कि ये एटीपी मॉलिक्यूल से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और एटीपी मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सेल ऑर्गेन है। माइटोकॉन्ड्रिया उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होते हैं। ये देखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ये सेल के साइटोप्लाज्म में पहले होगा, बाद में होगा ये कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल ऑर्गेनेल प्लांट को भी होता है, एनिमल्स को भी होता है। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में, एनिमल्स में होगा। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल की बात करते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि तीसरा कन्वर्जन है जो केमिकल एनर्जी है एटीपी की, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। कैसे? तो इम्पल्स इन अ नर्व सेल। यहाँ पर देखिए कि कोई भी एनिमल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सिस्टम होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्वस सिस्टम में, नर्व सेल में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये होते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे, फोर्थ, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे? तो एग्जांपल की बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि एनिमल्स को मसल्स होते हैं और मसल्स का मूवमेंट होता है, और जब भी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है तो ये एनर्जी लगती है। तो केमिकल एनर्जी की यहाँ पर बात करते हैं एटीपी की, तो एटीपी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में होगा, मसल मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। साथियों, बायोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स ये कैसे डील्स करता है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड सच ऑल थिंग्स व्हाट एवर द कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, बायोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद कैसे डील्स करता है कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और एनर्जी का कन्वर्शन टेक्स प्लेस इन अ लिविंग सिस्टम, उसे बायोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लिविंग सिस्टम किसे होती है? लिविंग सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। आप अच्छी तरह से जानेंगे यहाँ पर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर केमिकल एनर्जी, यहाँ पर देखिए ये फूड है और ये मैकेनिकल एनर्जी। जब आप केमिकल एनर्जी एटीपी कंज्यूम करते हैं तो कहीं भी मैकेनिकल एक्शन करते हैं। और बात आती है मसल मूवमेंट की, केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी की जब बात आती है तो मसल्स आर मशीन कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कैसे? कि बॉडी का पोस्चर हो या टोन हो या मूवमेंट हो या हीट प्रोडक्शन हो, ये सभी बातें कहाँ पर मिलती है आपको? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। साथियों, बात यहाँ पर आगे करते हैं कि कई टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स में। कौन से टर्म्स होते हैं? सिस्टम की जब बात करती है, सिस्टम एक टर्म्स है। सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए कि सिस्टम असेंबलेज ऑफ मैटर होता है, जमावड़ा होता है मैटर का, पदार्थ का जमावड़ा होता है, और इस मैटर से सिस्टम बनती है और ये सिस्टम इंटरेक्ट करती है एनर्जी से। कैसे? यहाँ पर देखिए कि मैटर जो होता है तो इंटर कन्वर्ट होता है एनर्जी से। प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल जब बात करते हैं कि लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वर्क्स एज ए ओपन सिस्टम होती है। साथियों, बात करते हैं कि 3 टाइप की सिस्टम होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी ही चर्चा करेंगे। दूसरा है मैटर ये टर्मिनोलॉजी। मैटर किसे कहते हैं भाइयों? मैटर ये एटम से बनता है और रेस्ट ऑफ उसे मास होता है, और ये मैटर ऑक्यूपाइज करता है स्पेस, उसे वॉल्यूम कहते हैं। और तीसरी टर्म है एनर्जी। साथियों, एनर्जी क्या है? एनर्जी ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की, और ये ऑब्जेक्ट्स कैसे दैट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्ड, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ये एनर्जी होती है, और एनर्जी ट्रांसफर्ड टू अदर ऑब्जेक्ट, और ये कन्वर्ट होगी डिफरेंट फॉर्म्स में। तो कैसे डिफरेंट? तो एनर्जी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो 3 टाइप की सिस्टम होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क एज ए ओपन सिस्टम। कहाँ है यहाँ पर? तो पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम है, और तीसरी सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम।
दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि ओपन सिस्टम में जो भी मैटर होता है और एनर्जी होती है ये एक्सचेंज होती है एनवायरमेंट से या इकोसिस्टम से। तो दूसरी टाइप है इकोसिस्टम का क्लोज्ड सिस्टम, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी, यहाँ पर नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एक्सचेंज नहीं होगा एनवायरमेंट में। और तीसरा टाइप है इस सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पर नो मैटर और एनर्जी एक्सचेंज विद एनवायरमेंट, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी आइसोलेटेड सिस्टम में। साथियों आगे बात करते हैं कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट लॉ उसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या कहता है ये लॉ कि इस लॉ में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी का ट्रांसफर या कन्वर्जन होगा, एक्सचेंज होगा। कैसे? फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। तो बात करते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन इज नेवर 100% इफिशिएंट। कैसे? इसके ये देखिए, फर्स्ट लॉ ये प्रपोज किया था और फर्स्ट लॉ कहता है कि प्लांट कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। रॉबर्ट मेयर ने 1945 में दिया था। ये देखिए यहाँ पर रॉबर्ट मेयर का आपके लिए फोटोग्राफ दिया है। तो ये लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी का कन्वर्शन नेवर 100% इफिशिएंट होता है। कैसे? तो देखिए, जब बात करते हैं हीट एनर्जी जब कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, तो 100% इफिशिएंटली केमिकल एनर्जी में उनका कन्वर्जन नहीं होगा। तो क्या कहाँ है यहाँ पर? दूसरा लॉ क्या कहता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। लॉ ऑफ एंट्रोपी प्यारे दोस्तों, इन 1950 में रुडोल्फ क्लैसियस ने ये लॉ दिया है और मेंशन किया है। तो ये लॉ क्या कहता है? एज द एनर्जी इज ट्रांसफर, जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी या कन्वर्ट होगी, मोर एंड मोर ऑफ इट इज वेस्टेड, एनर्जी क्या होगी? वेस्ट होगी। तो आप जानते हैं कि लिंडमैन का, आप ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लिंडमैन 10% लॉज यहाँ पर फॉलो होता है। ओनली 10% एनर्जी यूटिलाइज होती है, 90% ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है। तो यहाँ पर सेकंड लॉ क्या कहता है? एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट मोर एंड मोर ऑफ इट्स वेस्टेड, ज्यादा से ज्यादा ये वेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। साथियों, रुडोल्फ क्लैसियस ये क्या करते थे कि इन्होंने ये सेकंड लॉ दिया है कि कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी ओरिजिनेटेड विथ रुडोल्फ कैलसियस। ही वाज इन्वेस्टिगेशन, ये रुडोल्फ कैलसियस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि व्हाई हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जो भी बॉडी का होता है, तो ये हीट कैसे ट्रांसफॉर्म होती है हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर बॉडी के, एंड व्हाई नेवर द रिवर्स ऑकर नेचुरली इन नेचर, वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर रिवर्स क्यों नहीं होता, इस पर ये रुडोल्फ कैलसियस स्टडी करते थे। साथियों, ये सेकंड लॉ की जब बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें नीड होती है किसकी? कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की नीड होती है। इसलिए सिंथेसाइजेस द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर, जो भी उन्हें सस्टेन रहने के लिए मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी होना जरूरी है। तो टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड द इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइननेस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हीट का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, और उसे डिसऑर्डर लाइंस कहते हैं। तो यही बात ये लॉ रुडोल्फ कैलसियस ने दिया था 1850 में। आगे बात करते हैं कि इस सेकंड लॉ में व्हेन एनर्जी जब चेंजेस होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, तो क्या होगा? मैटर मूव्स फ्रीली, और एंट्रोपी यानी कि उसे डिसऑर्डर कहते हैं, और ये इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पर 90% ऑफ एनर्जी का लॉस होगा, 10% सिर्फ नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में जाएगी। वो नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए ये वीडियो बनाया है प्यारे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? क्या? द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम का अप्रोचेस कांस्टेंट वैल्यू एज ए टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। तो इसकी ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि 0 केल्विन ये टेम्परेचर्स के लिए माना जाता है। ये थ्योरेटिकली ऑल मोड्स ऑफ मोशन स्टॉप होगी, नो वाइब्रेशन नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट का, और ट्रांजिशन भी नहीं होगा। यह थर्ड लॉ कहता है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस द कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। साथियों, स्पेसिफिकली जब बात करते हैं तो ये एंट्रोपी या डिसऑर्डर कहेंगे प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उसे परफेक्ट ऑर्डर कहेंगे। जो भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा। कहाँ? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। साथियों,
ये लॉ नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज परफेक्ट, तो ये क्रिस्टलाइन जो भी सब्सटेंस होते हैं ये परफेक्ट होते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफेक्ट नहीं होते, क्रिस्टल नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये थर्ड लॉ दैट इज नॉट फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लागू नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।